महाराष्ट्र का बारामती पवार परिवार का मजबूत सियासी गढ़। इस सियासी गढ़ को मजबूती के साथ संभाले रखा शरद पवार ने। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो यहीं से की और उसके बाद इस विरासत को सौंप दिया अपने भतीजे अजीत पवार को। चाचा शरद पवार के द्वारा सौंपी गई इस राजनीति की विरासत को संभालने का बखूबी काम अजीत पवार ने किया और लगभग पिछले 35 सालों से बारामती का मजबूत किला अजीत पवार और उनके परिवार का गढ़ बना हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि परिवार दो गुटों में, दो धड़ों में बंट गया था, जिसमें एक तरफ एक पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार की अगुवाई शरद पवार कर रहे थे, दूसरे गुट एनसीपी जो मुख्य एनसीपी थी उसकी अगुवाई अजीत पवार कर रहे थे। लेकिन बारामती की जनता ने सुनेत्रा पवार की बजाय लोकसभा के चुनाव में सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें लोकसभा में भेजने का काम किया। लेकिन प्लेन क्रैश में जिस तरीके से अजीत दादा की डेथ हुई है, उसके बाद लगातार सवाल यह है कि अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? कौन अजीत पवार की सियासी विरासत को संभालेगा? क्या सुनेत्रा पवार पर अब पार्टी के नेता अपनी सहमति बनाएंगे? प्रफुल्ल पटेल एक बड़े नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के और अजीत पवार के काफी करीबी भी माने जाते रहे हैं। जिस वक्त शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो फाड़ हुई थी तो उसमें अजीत पवार का बखूबी साथ निभाने में प्रफुल्ल पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में क्या सुनेत्रा पवार जो इस वक्त राज्यसभा की सांसद है, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी अजीत पवार की जगह पर सौंपी जाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी, जो तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, पूरा परिवार एक साथ नजर आया, बारामती के जो विद्या ग्राउंड है उसमें अंतिम संस्कार किया गया और भारी भीड़ भी अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए आई। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी सवाल जरूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि परिवार राजनीतिक ही रहा है। लंबी विरासत इस परिवार की राजनीतिक तौर पर है और बारामती का किला आखिरकार जिसको अजीत पवार ने बखूबी संभाल कर रखा, आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी सरकार का कार्यकाल लगभग 4 साल का बाकी है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में अजीत पवार की गैर मौजूदगी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका क्या उनकी पत्नी को सौंपी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से उनका दुखद निधन हुआ उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं थी, तमाम जो कह सकते हैं कार्य थे, वो तमाम संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर अंतिम विदाई जो है वो अजीत पवार दादा को दे दी गई है। लेकिन अब इसके बाद राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह की उठापटक होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कई तरह के इसमें एंगल निकल कर आते हैं। अगर पहले ही हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, दो अलग अलग गुट एनसीपी के बने हुए हैं। तो पहली तो कयास ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर क्या शरद पवार अब बड़ी भूमिका में आते हुए, यानी परिवार को एकजुट करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद एक खालीपन जरूर कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट में आया है। उस खालीपन को भरने के लिए क्या शरद पवार एक हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके परिवार का वो हिस्सा भी है। राजनीतिक कारणों से भले ही अलग अलग गुटों में दोनों दल बट गए हों, लेकिन अगर परिवार लिहाज से ही हम देखा जाए तो ये वो समय है जब शरद पवार वरिष्ठ नेता और उनके परिवार के बुजुर्ग होने के नाते परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाती है। लेकिन अब आप सवाल कर रहे हैं कि क्या जो एक नेता का जाना के साथ में जो एक पद का भी जाना, उसकी भरपाई किस तरह से यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अजीत पवार गुट पूरी तरीके से सरकार के साथ में शामिल है, जो बीजेपी और कह सकते हैं कि शिंदे गुट के सहारे चल रही है। उसमें अजीत पवार का भी अहम योगदान है, अहम रोल है। अब डिप्टी सीएम वो थे इस सरकार में भी, अब उनके जाने के बाद डिप्टी सीएम कौन बनेगा, एक सवाल ये उभर के सामने आता है। क्या उनकी पत्नी जो सुनेत्रा पवार हैं उनका नाम आ सकता है? उनके बेटे को लेकर भी चर्चा है जो पार्थ पवार हैं। इसके अलावा क्या पार्टी में कोई ऐसा नेता और भी है जिसके नाम पे मोहर लग सकती है? तमाम तरह के कयास अभी चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी
इसको लेकर इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इस सदमे से, इस गम से ये परिवार, ये पार्टी उबर नहीं पाई है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन निकलेंगे उसके बाद ज़रूर मिल बैठकर बातचीत होगी कि भाई अब यहाँ से राजनीतिक तौर पर किसको आगे बढ़ाया जाए। क्या वो पार्थ पवार हैं जिनके नाम पे मोहर लगेगी? क्या वो सुनेत्रा पवार हैं जिनके नाम पे मोहर लगेगी? या फिर पार्टी का कोई और सक्रिय सदस्य है जिसके नाम पर मोहर लगाकर उसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? प्रफुल्ल पटेल की अहम भूमिका थी। प्रफुल्ल पटेल ने जिस वक्त महायुति में एंट्री की थी यहाँ पर शरद पवार के गुट ने, उस दौरान प्रफुल्ल पटेल की अहम भूमिका थी। छगन भुजबल भी एक बड़े राजनेता, उनके समर्थक थे, लेकिन उन पर करप्शन के आरोप लगे, जेल गए और उसके बाद 2024 से ही वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर देखे गए। प्रफुल्ल पटेल की भी क्या यहाँ पर फेवरेट चेहरा हो सकते हैं पार्टी के चेहरे के रूप में? चाहे सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन क्या पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल को नामित किया जा सकता है? देखिए, अभी संभावनाएं कई लग रही हैं। जैसा आपने भी कहा, छगन भुजबल का जिक्र किया, प्रफुल्ल पटेल का जिक्र किया और 2-3 नाम मैंने भी इस बीच लिए। ऐसे में अब क्या पार्टी फैसला करेगी वो देखना दिलचस्प होने वाला है दिनेश जी, क्योंकि ये मामला जो है वो इतना आसान नहीं है, इतना सीधा साधा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या परिवार अपनी ताकत दिखाता हुआ दिखाई पड़ेगा, या यहाँ पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात करें या और तमाम नेताओं की बात करें, वो अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से कह सकते राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। अब ऐसे में क्या सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार दादा की वाइफ है, क्या वो अब डिप्टी सीएम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये देखना होगा। और साथ में पार्थ जो उनके बेटे हैं अजीत पवार के, उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही। चूंकि 2019 में चुनाव वो लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव में वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, ये अलग बात। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उनको थोड़ा बहुत अनुभव है। हो सकता है कि उनके नाम को यहाँ पार्टी जो है वो आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़े। छोटे बेटे जो हैं अजीत पवार के, जय पवार, वो शायद पॉलिटिकल तौर पर उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं, कभी नाम भी उनका चर्चाओं में नहीं आता है। लेकिन देखिए, अब पिता के जाने के बाद क्या वो भी कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? तो ये मोटे मोटे तौर पर दोनों भाइयों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और साथ में सुनेत्रा पवार जो बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, और साथ में 2024 का चुनाव जिस तरह से हम देखें, बारामती में जब वो लड़ती हैं तो यहाँ पर भले ही चुनाव वो हार जाती है दिनेश, लेकिन 40% के आसपास वोट उनके पास रहा। 51% जो वोट था वो सुप्रिया सुले के पास रहा। और अगर दोनों का आप मिला दें तो यानी कि 90+ जो वोट बैंक है वो पवार परिवार के पास में है। इसका मतलब बारामती पे किसी दूसरे का कब्जा होना इतना आसान बात नहीं है। आप देखेंगे तकरीबन 91 के बाद से तो अजीत पवार ही इस सीट के ऊपर जीतते रहे, उससे पहले शरद पवार लगातार जीतते रहे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई भी जो कह सकते हैं दल है वो बारामती में आकर अपने घुटने इसलिए टेक देता है क्योंकि जो समीकरण हम देख रहे हैं कि भले ही सुनेत्रा पवार चुनाव हार गए, लेकिन 40% उनको भी मिला। वही सुप्रिया सुले चुनाव जीती, 51% उनको मिला, और दोनों को मिला दे तो ये 90+ आंकड़ा बन जाता है। और किसी की भूमिका या किसी का कोई इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक जो हित है वो सत्ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मिला जुला जो सीट है ये पवार परिवार के पास ही रहती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं, और अब यहाँ जो बारामती की विधानसभा सीट है उस पे जिस तरह अजीत पवार का दुनिया से जाना हुआ है, जिस तरह वो रुखसत हो गए यहाँ से, उसके बाद अब कौन चेहरा निकलकर सामने आएगा। और साथ में डिप्टी सीएम की बात करें तो क्या वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार होंगी, क्या वो उनके बेटे पार्थ पवार होंगे, जो 1-2 नाम आपने सजेस्ट किए कि क्या वो प्रफुल्ल पटेल भी हो सकते हो। देखिए, अभी ये मामला कह सकते हैं अभी तो आग भी शांत नहीं हुई है। इस पूरे मसले को देखा जाए, अभी उनको मुख्याग्नि दी गई है, इसके बाद 2-3 दिन गुजरेंगे तो जाहिर बात है कि पार्टी बैठकर जरूर मंथन करेगी। लेकिन वो नाम कौन सा होगा इसके ऊपर निगाहें सबकी बनी रहेंगी। बिल्कुल, निगाहें बनी रहेंगी। निगाहें इस बात पर भी बनी रहेंगी कि एनसीपी के 2 गुट थे, वो क्या एकजुट होंगे या फिर अलग अलग गुट ही बने रहेंगे? क्योंकि अजीत पवार ने महायुति गठबंधन में जिस तरीके से एंट्री की थी, उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि शरद पवार की पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में महायुति के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, शरद पवार की पार्टी, शरद चंद्र गुट जो है वो मजबूती से उभर करके आया। और उस लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ 1 सीट पर सिमटे अजीत पवार, उसके बाद ये सियासी कयास तेज हो गए थे कि अब अजीत पवार ज्यादा वक्त तक महायुति में नहीं टिकने वाले हैं। उसके बावजूद विधानसभा के चुनाव हुए, महायुति गठबंधन से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 41 सीटों पर जीत हासिल की।
देखना दिलचस्प ये होगा कि अब एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले परिवार को एकजुट करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, क्योंकि अभी वर्तमान इस दुख की घड़ी में परिवार एकजुट नजर आ रहा है। शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।